भाई साहब यहाँ पर अब पूरा का पूरा खेल बदल चुका है। ये जो दो हार दो टॉप टीमों की हुई है ना, कल गुजरात हारी थी, आज आरसीबी हार गई। इन दो हारों ने प्लेऑफ की रेस को जितना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना, अभी कुछ समय पहले तक ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। और यकीन मानिए प्लेऑफ की रेस में टॉप टू पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप टॉप टू पोजीशंस में एंड करते हो तो आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए दो चांस मिलते हैं, एक चांस नहीं, दो चांस। और उन्हीं दो चांसों का जो लालच है वो कहीं ना कहीं टीमों को पुश करता है कि वो अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करके उसको लेकर खेलें। जहां गुजरात और आरसीबी टॉप टू कंटेंडर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जो बैक टू बैक मैचेस ये दोनों टीमें हारी हैं, उनने कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं कि अब किस तरीके से चीजें पैन आउट होने वाली है। देखिए, प्लेऑफ की चारों टीमें तय हो चुकी हैं, है ना। प्लेऑफ में कौन सी चार टीम खेलने वाली है ये बात तय हो चुकी है, बट हम इस बात को डिनाय नहीं कर सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी डीरेल जरूर हुई। आरसीबी खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई है। अभी तक पंजाब किंग्स के मुकाबले अगर हम बात करें तो आरसीबी का जो नेट रन रेट था थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन इस मैच में जो इनको हार मिली है ना, उस हार ने सारे समीकरण बदल के रख दिए। उस हार ने काफी हद तक चीजों को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है आरसीबी के लिए। आज हमने देखा एक बड़ा टारगेट आरसीबी को चेज करने के लिए मिला था। एसआरएच जिस चीज के लिए फेमस है आज उन्होंने वही किया। 200 से भी बड़ा स्कोर बोर्ड के ऊपर टांग दिया। फिल सॉल्ट और विराट कोहली अगर क्रीज के ऊपर टिकते तो एक उम्मीद होती कि यार ठीक है, चलो चेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है प्लेऑफ के पहले ऊपर वाला भी इनको आईना दिखाना चाह रहा था कि बेटा ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाली टीम ने अपना खेला दिखा दिया तो तुम्हारी तो पुंगी बजनी तय है। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आज आरसीबी का ऐसा लग रहा था कि वो चांद को देख रहा है बस खेलते हुए, और कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब आप सोच कर देखो ना यार कि आप मैदान के बीच में खड़े हुए हो, आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हो, लेकिन आप आउट ऐसे हो रहे हो जैसे आप पता नहीं क्या कर रहे हो वहां पर। माइंड यू, आपको भले ही अभी लग रहा होगा कि आरसीबी जो है इस मैच को बहुत ही बुरी तरीके से हार गई है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैच के 16वें ओवर, सॉरी 14th ओवर तक जो मैच था वो आरसीबी की गिरफ्त में था। और ये मान के चलिए उस टाइम तक ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ही इस मैच को जीतने वाली है, बट फिर मलिंगा 16वां ओवर डालने के लिए आया और उस ओवर ने पूरी की पूरी कहानी जो है इस मैच की बदल के रख दी। एक अच्छी फाइट दे रही थी आरसीबी इतने बड़े टोटल के सामने, लेकिन जब टोटल इतना बड़ा होता है 200 सवा 200 रन से ज्यादा का, तब उस टोटल में सबसे बड़ी बात यही रहती है कि अगर आपका स्कोर का जो चेज है वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो फिर आपको ना डिरेल होते हुए टाइम नहीं लगता है, और आज वही हुआ इनके साथ में। मैं आपको स्पेसिफिकली डिटेल बताता हूं उस ओवर के बारे में क्या हुआ था। 16वां ओवर था वो। 16th ओवर में आरसीबी के काफी अच्छे रन थे, और सबसे बड़ी बात 163 का स्कोर जब इनका था और 3 विकेट का इनके गिरे थे। ओवर था करीब 14वां, और उस ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ था। रन्स भी अच्छे खासे आए थे, 15 रन आए थे, और उस पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि आरसीबी जो है इस स्कोर को चेज कर लेगी। दरअसल प्रोबेबिलिटी ये जताई जा रही थी कि अगर 15 ओवर तक आरसीबी जो है स्कोर इतना कर लेती है कि सामने वाली टीम से जीतने के लिए उनको 85 रन बचे आखिरी के 5 ओवर में, तो चांसेस बन रहे हैं। बट 16वें ओवर में पूरा खेल बिगड़ गया। 16वें ओवर में आप ये समझ लीजिए कि भैया 2 विकेट आए और रन आए सिर्फ 7। ईशान मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे और बंदे ने काफी अच्छी बॉलिंग करी। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि रदरफोर्ड भी उसी ओवर में आउट हो गए। कृणाल पंड्या आके हिट विकेट हो गए। उनका तो खैर समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कुछ सूंघकर आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद बैटिंग करने का मूड नहीं है आज। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पूरा का पूरा मैच ही डिरेल हो गया। 16th ओवर में 2 विकेट गिर गए, उसके बाद 17th ओवर में 1 विकेट गया, 18th ओवर में 1 विकेट गया, 19th ओवर में 2 विकेट गए, और 20th ओवर में फिर 1 विकेट गया। और रन तो ऑब्वियस सी बात है 5-7-2 ऐसे ही रन आ रहे थे। यहां से पूरा जो मैच था पलट गया। आरसीबी जो एक समय पर लग रहा था कि हाँ एक अच्छे चांसेस बना सकती है अपनी जीत के, उनके चांसेस 16th ओवर के बाद में पूरे डिरेल हो गए। और यहां से एक बात जो सबसे बड़ी एक्सपोज होती है वो ये है कि अगर आरसीबी के टॉप ऑर्डर के ऊपर आप प्रेशर बनाकर उनको वापस अंदर भेज दो तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो टीम है ये टीम बिखर जाएगी उसके बाद, क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स तो हैं, बट उन प्लेयर्स के पास ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिसमें कि वो ये सोच सके कि नहीं यार हम टीम को जीत दिला देंगे। रजत पाटीदार आज एज ए कैप्टन खेल नहीं रहे थे, वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेले। वही अगर हम टिम डेविड की बात करें तो उनकी हैमस्ट्रिंग की इंजरी भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखलाई पड़ रही है।
और ऐसा लग रहा था कि मैदान पर वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है खेलने को लेकर। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी आरसीबी को प्लेऑफ में, क्योंकि ना मतलब शेफर्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और टिम डेविड भी उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टिम डेविड ने कई सारे मैचेस जो हैं अपने दम पर आरसीबी को पार लगवाए हैं, तो ऐसे में टिम डेविड का प्लेऑफ के पहले फिट होना एक बहुत बड़ा मतलब चीज़ है जो आरसीबी को चाहिए। इसके अलावा हेजलवुड को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि वो प्लेऑफ में आरसीबी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि आरसीबी को एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा कि वो टॉप 2 के लिए फिनिश करें, क्योंकि यहाँ तो उनका सीन बिगड़ चुका है। आरसीबी के इस समय 13 मैचेस हो चुके हैं एंड रिमेंबर वो इस मैच की हार के बाद में 17 पॉइंट्स के साथ में फिनिश हुए हैं। एक मैच बचा है, अगर वो उस मैच को जीत भी लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ आरसीबी का ये अगला मैच है लखनऊ के साथ में, तो अगर ये अगला मैच जीत भी लेते हैं तब भी इनके मैक्सिमम पॉइंट्स 19 ही हो पाएंगे। वेरस अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के पास अभी 2 मैचेस बचे हुए हैं और अगर उन्होंने 2 मैचेस जीत लिए तो वो नंबर 1 पे फिनिश कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जीटी उनका भी एक मैच बचा है, उनके 18 पॉइंट्स, और अगर वो उस मैच को जीतते हैं तो उनके 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा इस समय ये है कि आरसीबी का जो अब फेट है, जो किस्मत है उनकी, वो अब उनके हाथ में नहीं रह गई है। अब अगर वो एक मैच जीत भी जाते हैं तब भी उनको ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि पंजाब एटलीस्ट अपने मतलब एक मैच तो हार जा, फिर उसका नेट नेट का खेल देखेंगे। एंड गुजरात टाइटंस तो कहेगी सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर इस समय बैठी हुई है, सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर बैठी है। एमआई के साथ जरूर देखना पड़ेगा कि उनका भी एक ही मैच बचा है और वो मैक्सिमम 18 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट होती है। मतलब प्लेऑफ की जो ये रेस है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा इसको देखने के लिए हमको अभी आखिरी तक के मैचेस देखने ही पड़ेंगे। श्योर शॉट कोई भी नहीं है टीम अभी जो अपनी पोजीशन को अटेन कर रही है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हुई है। गुजरात की बात करूं तो अब इनका 25 तारीख को मैच है चेन्नई के साथ में। वहीं पंजाब का मैच 24 तारीख को मतलब कि कल डीसी के साथ में मैच है एंड फिर उसके बाद में उनका एमआई के साथ में मैच है। वो मैच एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पंजाब वर्सेस एमआई का, जो कि 26 तारीख को है। तो ये एक सिनेरियो जो है यहाँ पर क्लियर तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये सब चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगी कि भाई आईपीएल अब किस तरीके से जाने वाला। देखिए एक हफ्ते का जो गैप हुआ था उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हद तक आईपीएल जो था वो अपनी एक लय को खो बैठा था, लेकिन जिस तरीके के समीकरण अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि शायद चीज़ें वापस आ सकती हैं। 231 रन बनाया था भैया सनराइजर्स हैदराबाद ने। ईशान किशन की बात करना ज़रूरी है क्योंकि ईशान किशन बिजली की तरह एक बार फिर से चमक गए हैं, सॉरी ट्यूबलाइट की तरह एक बार फिर से चमके हैं, काफ़ी अच्छे चमके हैं। 48 बॉल्स में 94 रन स्कोर किए, सेंचुरी से मिस आउट कर गए, आउट नहीं हुए, नॉट आउट आए, 7 चौके मारे, 5 छक्के मारे। इसके अलावा अभिषेक शर्मा को एक बढ़िया स्टार्ट मिला 34 रन का। ट्रेविस हेड मुझे लगता है थोड़े से जल्दी निकल गए 17 रन बनाकर, लेकिन हेनरिक क्लासन को भी 24 रन का स्टार्ट मिला, निकेत वर्मा को भी 26 रन का स्टार्ट मिला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक आध बैट्समैन ही अगर ईशान किशन के साथ में आज टिक जाता ना तो अभी मान के चले कि ये लोग 250 to 60 तक का स्कोर आज बना सकते थे। जिस तरह की बैटिंग ये लोग कर रहे थे ये लोग बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ईशान किशन ने एक तरीके से देर आए दुरुस्त आए वाली अपनी बात को साबित किया है। क्योंकि देखिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इस बार ईशान किशन का, क्योंकि पहले मैच में सेंचुरी मारने के बाद में ईशान किशन ऐसे खो गए जैसे ईद का चांद है कि भैया अब हम कुछ समय के बाद ही आएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर स्कोर्स की बात करूँ तो इस मैच में 94 बनाए हैं इन्होंने, इसके पहले उन्होंने 35 बनाए थे, उसके पहले बैटिंग नहीं आई थी, फिर 13, 44, 1, 2, 9, 17, 2, इस तरह के स्कोर्स जो हैं वो अभी तक ईशान किशन के रहे। तो ऑब्वियसली बात है ये स्कोर ऐसे नहीं है कि कोई भी फ्रेंचाइजी आपके स्कोर्स को सपोर्ट करेगी, बट ईशान किशन इज अ पॉकेट डायनामाइट। और मैं ये मानता हूं कि एक बैट्समैन के तौर पर अगर आप अपनी पारी से टीम को 3 से 4 मैचेस भी जिता दो तो आप कम से कम अपनी टीम को 6 से 8 पॉइंट्स दे रहे हो, और वो मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। लेकिन यहां पर ईशान किशन के केस में समस्या ये हो गई कि ईशान किशन जब जागे हैं तब तक देर हो चुकी है। इतनी देर से जागने से कुछ फायदा नहीं होता, आपकी टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो अब इन जीतों का कुछ ऐसा मायने रह नहीं जाते हैं। ये वाकई में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो है बहुत हद तक डिपेंड करती हैं कि भैया आप क्यों इस तरीके से खेल रहे हो, उसका कोई कारण होगा। तो अगर आपके पास कारण मोटिवेशन ये है कि मैं अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाना चाहता हूं, तो भैया समय पर थोड़ा सा चमक जाओ ना। समय पर चमकोगे तो बिजली कहलाओगे, लेट चमकोगे तो ट्यूबलाइट कहलाओगे। एक सिंपल सा फंडा मैं तो ये मानता हूँ। बॉलिंग की बात करें तो आज आरसीबी की बॉलिंग जो थी बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखी। स्टार्टिंग से बात करें तो यश दयाल 12 की इकोनॉमी रही, भुवनेश्वर कुमार 10.75 की इकोनॉमी रही, लुंगी नडीडी
12.75 की इकोनॉमी रही और सुयश शर्मा की 15 की इकोनॉमी रही। कुणाल पंड्या ठीक ठाक रहे, 9.5 की इकोनॉमी रही और सबसे अच्छे रोमारियो शेफर्ड रहे। अच्छा, रुदरफोर्ड नहीं, रोमारियो शेफर्ड है। 2 ओवर में 14 रन दिए, 7 की इकोनॉमी रही। मतलब बॉलर्स आज टोटल फेल हो चुके थे यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा। रोमारियो शेफर्ड को भी बॉलिंग कंपनसेट कराने के लिए कराई गई, यश दयाल और सुयश शर्मा को, क्योंकि दोनों ही बहुत बुरा पिट रहे थे। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें हैदराबाद की, तो पैट कमिंस ने आज सामने से लीड किया, 3 विकेट निकाले हैं 7 की इकोनॉमी से। जयदेव उनादकर 10.75 की इकोनॉमी से पिटे हैं। हर्षल पटेल 10.17 की इकोनॉमी से पिटे हैं। ईशान मलिंगा ने 2 विकेट जरूर निकाले हैं, पर 9.25 की इकोनॉमी उनकी भी रही, बट विकेट्स निकाले, मुद्दा ये है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर विकेट निकाले, याद रखिएगा। और 10 की इकोनॉमी रही हर्ष दुबे की। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 ओवर फेंके, 13 रन निकाले। इस तरह का पूरा इनका बॉलिंग फिगर रहा है। आज एक्चुअली में हम देखें, आरसीबी की एक तगड़ी वाली टेस्टिंग हुई है और आरसीबी को कहीं ना कहीं एक आईना भी दिखा दिया गया है कि यार देखो, ऐसा है कि आप अब जिस पोजीशन पर आ चुके हो, आप वहां पर आकर ना टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें नहीं ले सकते हो, क्योंकि चीज़ें ना बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। लास्ट ईयर जब इन लोगों ने चेन्नई को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, तब भी काफ़ी लोग खुश हुए थे और मैं तब भी यही कह रहा था कि यार आरसीबी को इतना खुश नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आईपीएल जीत लिया। देखिए, मैं खुद आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ। इस बार भी वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, बट दे हैव टू विन द टाइटल, एज सिंपल एज दैट। टाइटल जीतने के बाद ही सारी बातें होंगी। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं। शिवम तो भाई मुंबई के फैन लग रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है। फरदीन ने क्या लिखा है साहब? फरदीन लिख रहे हैं कि भाई रजत और जितेश हर बार मैच फंसा रहे हैं, लगता है ये क्रिकेट खेलना भूल गए। एक्चुअली में ये बात मैं भी लिख रहा था कि यार रजत पाटीदार ने जब शुरुआत में खेला था, तब वो बंदा ना एकदम फ्री फ्लो में खेल रहा था, लेकिन अभी वाकई में वो बंदा खुद इतने डाउट में खेल रहा है। भाई आप अगर कोई शॉट खेल रहे हो तो यू हैव टू कमिट योरसेल्फ फुली टू दैट शॉट। आप हाफ हार्टेड शॉट नहीं खेल सकते हो। हाफ हार्टेड खेलोगे तो बॉल टंग जाएगी, आप कंफ्यूजन में रहोगे। आपको बड़े शॉट अगर खेलने हैं तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में खेलने पड़ेंगे। जैसे आज जितेश शर्मा ने जो शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर मिड विकेट के पास में बंदा आउट हुआ, मतलब उस बंदे ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी और बॉल जो थी वहीं जाकर गिर गई बाउंड्री के सामने। एज अ बैट्समैन आपको टाइम करना है बॉल, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन थी, बट आप क्या कर रहे हो? मजाक सा सूझता है यार। आरसीबी बॉलर्स नाउ कम इन फॉर्म। देखिए, आरसीबी बॉलर्स की कहानी तो ऐसी है यार। देखो, हेजलवुड के इर्द गिर्द जब ये लोग घूमते हैं तब ये लोग अलग दिखाई देते हैं। और देखिए, ये हर खिलाड़ी के साथ में होता है। जब आपको पता होता है कि आपकी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सके, तो ना एटीट्यूड आपका बदल जाता है। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग में आज वही एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि यार क्या है ये। देखो, ये बहुत बढ़िया बात कही है। आरसीबी का फ़ैन होना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है भाई। आपको नहीं पता कि कब ये टीम बिल्कुल पलट जाए और ऐसा खेलना शुरू कर दे कि जिसकी कोई मतलब इमेजिनेशन ही नहीं है, ऐसा खेलना शुरू कर दे। तो ये बात भी हमको समझनी पड़ेगी। आज कुणाल पंड्या ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एक्चुअली कुणाल पंड्या को पता था कि मैं जिता तो सकता नहीं हूँ, तो ज़बरदस्ती की एनर्जी वेस्ट करके क्या करना है, एक काम करता हूँ, बल्ला मार देता हूँ विकेट पे, चलो अंदर। कौन ज़बरदस्ती की गर्मी सहेगा? बढ़िया पंखे में बैठेंगे डगआउट में। 4th में शेफर्ड आना चाहिए था, अगर विराट आउट नहीं होता तो जीत सकते थे। देखो, ये सब इफ एंड बट वाली बातें हैं। ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ऐसा हो जाता। ये सब चीज़ें जो है ना इफ एंड बट वाली हैं, तो इनके बारे में भी चर्चाएं तो होंगी, बट मुझे लगता है देखिए, जो हमारे सामने है हमें तो उसकी बात करनी चाहिए, सिंपल। भाई हेजलवुड की कमी खल रही है आरसीबी को। अरे बिल्कुल खल रही है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कि हेजलवुड जो है वो प्लेऑफ के लिए वापस ज़रूर आएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो आरसीबी के लिए अच्छा है, वरना आरसीबी मतलब एक तरीके से ये हो जाएगा, हाथ को आया मुंह ना लगा। भाई आप इतना अच्छा खेलकर आप प्लेऑफ में एंटर कर गए हो और उसके बाद फिर आपकी ये गत हो जाए कि आपके बाहर निकालने के वांदे आ जाए, तो यार भाई थोड़ा कंसर्निंग तो है। दिस इज फॉर विराट। सपने कभी अपने नहीं होते और सपनों भी अपने नहीं होते। वाह वाह, अरे भाई क्या लिखा है आपने, समझ में तो हमें भी नहीं आया, पर ठीक है। अच्छा, आरसीबी फैंस आर सो शेमलेस दे कांट हैंडल अ लूज, सो दे आर अब्यूजिंग ईशान्स फैमिली इन हिज इंस्टा कमेंट सेक्शन एंड स्पैमिंग कोहली तेरा बाप। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके वहाँ डिफेंड करो, फिर जाओ। आयुष शो ने लिखा, रजत पाटीदार का फॉर्म नहीं है, अगर प्लेऑफ्स में भी नहीं हुआ तब एल लग जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यार ये कि वो बंदा आपका रेगुलर कैप्टन है, यू हैव डिक्लेयर्ड हिम एज अ कैप्टन। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार बंदे का फॉर्म नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता।
तो आपको एक प्लेयर के साथ कमिट करना पड़ेगा अगर आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन दिक्कत देखिए हो जाती है। लखन ने लिखा है, भैया आज पता चला कि टिकटॉक खेलना क्या होता है। विराट कोहली आज तेजी से रन बनाया और जल्दी आउट हो गया, रिजल्ट आरसीबी लॉस्ट। एक्चुअली में ये फैक्ट है, अगर आज विराट कोहली टिका रहता और अपनी इनिंग को बिल्ड करता और आसपास के खिलाड़ियों को फ्री होकर खेलने का मौका देता, तो विराट कोहली के साथ साथ आरसीबी के भी जीतने के ज़्यादा चांसेस होते। बट दिस इज द हार्श रियलिटी। आज बंदा तेज खेलने के लिए गया और फिर आउट हो गया। तेज खेलना एक तूथारी तलवार होता है भाई, रन आएंगे तो विकेट भी जाएगा, ये बात तय है। सर शेफर्ड आउट नहीं हुआ था, क्यों हुआ था मैच पता नहीं ना, पता है ना आरसीबी। अरे भैया कप आरसीबी की किस्मत में नहीं है ब्रो। म्यूजिक लवर ने लिखा है कि इस बार भी लगता है आरसीबी ट्रॉफी नहीं उठा पाएगी, आरसीबी की किस्मत ही खराब है। देखिए मैं बस इतना कहूंगा, मैं जानता हूँ कई सारे फैंस हैं आरसीबी के,